हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। मैं रक्त ड्रैगन सम्राट हूँ। मेरा शरीर मिलने के बाद मैं तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो दे सकता हूँ। बस नाम बताओ। रक्त ड्रैगन सम्राट दहाड़ा, क्या तुम मुझे फीनिक्स का खून दे सकते हो? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं तुम्हें वह नहीं दे सकता। फीनिक्स वास्तव में शक्तिशाली पौराणिक जानवर हैं और वे कभी अकेले नहीं होते। मैं उनका सामना नहीं कर सकता, इसलिए यह असंभव है। कुछ और मांगो। रक्त ड्रैगन सम्राट ने अपना सिर हिलाया। तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। खुद को शक्तिशाली रक्त ड्रैगन सम्राट कहने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है, जबकि तुम फीनिक्स का खून भी नहीं पा सकते। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें ज्यादा आंक लिया, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। यह इतना आसान नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वे कितने ताकतवर हैं। वे एक बहुत शक्तिशाली प्रजाति की तरह हैं जो अपने ही क्षेत्र में बहुत दूर रहते हैं। बिना पकड़े वहां पहुंचना पहले से ही असंभव है, उनका खून पाना तो दूर की बात है। रक्त ड्रैगन सम्राट ने उत्तर दिया। यहाँ उनका खून पाने का एकमात्र तरीका यह है कि किसी कारण से आपको यहाँ कोई आवारा फीनिक्स मिल जाए, लेकिन इससे बात खत्म नहीं होगी। अगर आप उसे घायल करने और उसका खून पाने में सफल भी हो जाते हैं, तो भी वह सुरक्षित रूप से निकल सकता है और अन्य फीनिक्स की सेना के साथ वापस आ सकता है। एक को चोट पहुंचाना फीनिक्स प्रजाति को चोट पहुंचाने के समान है। आप चाहे जहां भी हो, वे आपको मारने आएंगे, और वह भी तभी जब आप फीनिक्स को घायल करने में सफल हो जाएं। ऐसा होने के लिए कई संयोगों की आवश्यकता होती है, उन्होंने आह भरते हुए कहा। तुमने जो किया वो सिर्फ इतना था कि तुम बहाने बनाते हुए कह रहे थे कि तुम मेरा फीनिक्स ब्लड। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। नहीं ले सकते, दक्ष ने आंखें घुमाते हुए कहा। तुम मुझे वो नहीं दे सकते जो मैं चाहता हूँ। यही एकमात्र सच्चाई है। कुछ और मांगो। इसके अलावा मैं तुम्हें जो भी चाहिए वह दे सकता हूँ, रक्त ड्रैगन सम्राट ने दृढ़ता से कहा। ठीक है, मुझे विश्व भ्रमण करने वाला पत्थर लाकर दो, दक्ष ने रक्त ड्रैगन सम्राट से कहा। विश्व भ्रमण करने वाला पत्थर? तुम्हें इसकी क्या आवश्यकता है? रक्त ड्रैगन सम्राट ने आश्चर्य से पूछा। ऐसा लगता है कि तुम्हें उस पत्थर के बारे में कुछ पता है। यह एक अच्छी शुरुआत है। वह कहाँ है? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। विश्व भ्रमण करने वाला पत्थर ऐसी चीज थी जिसके बारे में मेरी क्षमता का हर व्यक्ति जानता था। इसी पत्थर का इस्तेमाल मुझे अमर दुनिया में भेजने के लिए किया गया था। वास्तव में मेरे पास भी एक पत्थर था, ब्लड ड्रैगन सम्राट ने बताया। मैं तुम्हें ये पाने में मदद कर सकता हूँ, बस मुझे पहले अपना शरीर लेने दो। यह एक सम्राट का वादा है। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए पूछा। मैं पहले वह पत्थर चाहता हूं, उसके बाद ही मैं तुम्हें तुम्हारा शरीर दूंगा। कौन जानता है, हो सकता है कि बाद में तुम अपनी बात से पलट जाओ। बेतुका, क्या तुम्हें लगता है कि यह सम्राट एक बच्चे से झूठ बोलेगा? मेरी अपनी गरिमा है, रक्त ड्रैगन सम्राट ने दृढ़ता से कहा। तुम मुझ पर हमेशा भरोसा कर सकते हो। दक्ष ने रक्त ड्रैगन सम्राट को अजीब तरह से देखा। कृपया मुझे बताएं कि क्या आप वाकई मुझसे यह उम्मीद नहीं करते कि मैं आप पर भरोसा करूं, है ना? ये सही है। मुझे मेरा शरीर पाने में मदद करो, मैं वह पत्थर तुम्हें दे दूंगा। रक्त ड्रैगन सम्राट ने सिर हिलाया। मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मुझे वह पत्थर चाहिए पहले, बाकी सब कुछ बाद में किया जा सकता है। यही एकमात्र शर्त है। दक्ष ने रक्त ड्रैगन सम्राट के सुझाव को स्वीकार न करते हुए अपनी बात पर अड़ा रहा। तुम इतने जिद्दी क्यों हो रहे हो? बस मेरी मदद करो और अपने जानवर का शरीर वापस लाओ, फिर मैं तुम्हें पत्थर भी दे दूंगा। समय बर्बाद करने का क्या उद्देश्य है? बस मेरी बात सुनो, रक्त ड्रैगन सम्राट ने चिल्लाते हुए कहा। मुझे स्नेक मोनाक को वापस लाने की कोई जल्दी नहीं है, चिंता मत करो। वह इंसान नहीं है और तुम कोई डार्क स्पिरिट नहीं हो। उसे कोई खतरा नहीं है, भले ही तुम उसके अंदर 1 साल बिताओ।
यह उसके लिए छुट्टी की तरह हो सकता है जहां वह शांति से सो सकता है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए समझाया, ठीक है, अब गेंद तुम्हारे पाले में है, ध्यान से सोचो, यह अवसर बार बार नहीं आएगा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बस वह पत्थर चाहिए जो तुम्हारे पास है, बस मुझे वह पत्थर दे दो और फिर हमारा काम हो जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारे शरीर के पास ले आऊंगा और तुम पूरी दुनिया में तबाही मचाने के लिए आजाद हो जाओगे। क्या यह अच्छा नहीं लगता? उसने आगे कहा, इस समय तुम ही देरी कर रहे हो, मेरी सारी शर्तें मान लो और हम शुरू कर सकते हैं। मुझे वह पत्थर दे दो, तुम बहुत जिद्दी आदमी हो, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, है ना? रक्त ड्रैगन सम्राट ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। नहीं, दक्ष ने एक बच्चे की तरह बार बार अपना सिर हिलाया। क्या तुम्हें पता भी है कि मैंने वह पत्थर कहाँ रखा है? तुम्हारे लिए उसे पाना असंभव है और मैं भी अपने असली शरीर के बिना उस तक नहीं पहुंच सकता। इन कमजोर शरीरों में हम उस तक कभी नहीं पहुंच सकते, ब्लड ड्रैगन सम्राट ने समझाया। इसलिए मेरा शरीर वापस पाना इस खोज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उस तक पहुंचने की चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि मैं किसी न किसी तरह वहां पहुंच सकता हूं। बस मुझे वहां ले चलो। वह कहाँ है? दक्ष ने पूछा। ये जानवर क्षेत्र में डार्क सोल्स के द्वीप पर है, रक्त ड्रैगन सम्राट ने समझाया। हम जानवरों के दायरे में तो पहुंच सकते हैं, लेकिन डार्क सोल्स के द्वीप पर पहुंचना सबसे कठिन काम है। जहां तक वहां जीवित बचे रहने की बात है तो यह और भी कठिन है। यह एक ऐसी यात्रा है जो केवल मौत से भरी होगी, उन्होंने आगे कहा। मुझे अपना शरीर मिल जाए और मैं 1 मिनट में उस पत्थर को पा सकता हूँ। उसे पाने का यही एकमात्र तरीका है। पागल मत बनो और मेरी बात सुनो। मुझे खेद है, लेकिन मुझे विश्वास की समस्या है। मुझे पहले वह पत्थर चाहिए। जहां तक डार्क सोल्स के द्वीप की बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके ज्ञान और मेरी ताकत से हम आसानी से वहां पहुंच सकते हैं। दक्ष ने फिर भी नहीं सुना। तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, है ना? मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मैं उस व्यक्ति से और कुछ क्यों उम्मीद कर रहा हूं जो मुझे वश में करने के बारे में बेवकूफी भरा विचार रख सकता है। तुम बस मुझे साबित कर रहे हो कि तुम एक बेवकूफ हो। रक्त ड्रैगन सम्राट ने नाक भान सिकोड़ी। ठीक है, मैं मूर्ख हो सकता हूँ, लेकिन मैं ही वह मूर्ख हूँ जिस पर तुम्हारा जीवन निर्भर करता है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। क्या तुम मेरी बात सुनोगे या नहीं? क्योंकि अब तुम्हारे सामने केवल 3 रास्ते हैं। एक ये कि तुम मेरे दोस्त के शरीर को छोड़ दो और मर जाओ। दूसरा ये कि तुम हमेशा उसके शरीर के अंदर छुप जाओ, कभी बाहर मत आना। लेकिन तब तुम कभी अपने पूर्व गौरव का स्वाद नहीं चख पाओगे और एक दिन मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तीसरी बात यह है कि तुम मेरी मदद करो। तुम्हारे पास निर्णय लेने के लिए 10 सेकंड हैं। उसके बाद मैं तुम्हें अपनी आंतरिक दुनिया में वापस भेज दूंगा, जहां तुम जीवन भर के लिए फंस जाओगे। दक्ष ने धमकी देकर अपनी बात समाप्त की और फिर जवाब की प्रतीक्षा में हाथ मोड़ लिए। रक्त ड्रैगन सम्राट ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने दक्ष को घूर कर देखा। साले, बस तू मेरा शरीर मिलने का इंतजार कर, फिर मैं तुझे इस बादशाह को ब्लैकमेल करने का नतीजा दिखाऊंगा। 3। दक्ष ने उल्टी गिनती शुरू की। 2। रुको, मैं तुम्हें वह पत्थर पाने में मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा शरीर पाने और उसके बाद उस संरचना को तोड़ने में मेरी मदद करनी होगी। रक्त ड्रैगन सम्राट अंततः सहमत हो गया, क्योंकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। देखा, यह इतना मुश्किल नहीं था, है ना? अब बताओ, वह जानवरों का क्षेत्र कहाँ है? हम वहां कैसे पहुँचे? प्रसन्न होकर दक्ष ने पूछा। अल्पविराम, तुम्हें नहीं पता कि जानवरों के लोक में कैसे जाना है? यह एक नश्वर लोक के अलावा कुछ नहीं है। जो कोई अमर लोक में रहता है, उसके लिए वहां पहुंचना आसान होना चाहिए। क्या अमर लोक में ज्ञान इतना कम हो गया है? रक्त ड्रैगन सम्राट ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उसे समझ में नहीं आया कि दक्ष को इतना बुनियादी ज्ञान कैसे नहीं था। खैर, मैं अभी 25 साल का भी नहीं हूँ और मैं अभी अभी अमर दुनिया में पहुंचा हूँ।
बेशक मुझे ऐसा ज्ञान नहीं होगा, दक्ष ने आंखें घुमाते हुए कहा। मुझे बताओ कि जानवरों के दायरे में कैसे पहुंचा जाए। अब तो तुम 25 साल के हो गए हो और तुम यहाँ पैदा नहीं हुए। रक्त ड्रैगन सम्राट ने आश्चर्य से पूछा। ये सही है, उस मामले में आपकी तरक्की काफी अच्छी है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने मूर्ख हैं। आपने अभी तक जीवन का अनुभव नहीं किया है। आप उन सभी की तरह युवा और मूर्ख हैं, ब्लड ड्रैगन सम्राट ने आह भरते हुए कहा। शायद इसीलिए आपको एहसास नहीं है कि जानवरों की दुनिया में जाना कितना जोखिम भरा है। क्या तुम बकवास करना बंद करो और विषय पर वापस आ सकते हो? मुझे बताओ कि उस जगह कैसे पहुंचा जाए। दक्ष ने अपना प्रश्न दोहराया। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये वास्तव में काफी सरल है। हम नश्वर दुनियाओं तक पहुंचने के लिए केवल एक ही विश्व यात्रा संरचना का उपयोग करते हैं। चाहे आप किसी भी नश्वर दुनिया में जाना चाहें, संरचना वही रहेगी, रक्त ड्रैगन सम्राट ने कहा। केवल एक संरचना, ये हमें उस दुनिया में कैसे ले जा सकती है जहां हम जाना चाहते हैं? क्या एक ही संरचना सभी दुनियाओं के लिए है? दक्ष ने उलझन में पूछा। बिल्कुल नहीं, पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दो। आपको उस संरचना के केंद्र में उस दुनिया का प्राचीन नाम भी उकेरना होगा जिसे आप देखना चाहते हैं। केवल वे लोग ही उस स्थान पर पहुंच सकते हैं जो उन कार्यों के प्राचीन नामों को जानते हैं और उन्हें कैसे उकेरा जाता है। नाम के बिना संरचना बेकार है, रक्त ड्रैगन सम्राट ने समझाया। कम से कम मेरे समय में तो हम यही करते थे। मैं लंबे समय से सो रहा हूँ। हो सकता है कि इंसानों ने कुछ सरल उपाय सोच लिया हो। वे हमेशा से ही मूर्ख रहे हैं जिन्हें हर चीज जटिल लगती है, उन्होंने आगे कहा। बीस्ट वर्ल्ड का प्राचीन नाम क्या है? दक्ष ने पूछा। रुको, इसका नाम जूही वर्ल्ड है ना? दक्ष की बातें सुनकर रक्त ड्रैगन सम्राट आश्चर्यचकित हो गया। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें किसी भी चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है? तुम जानवरों की दुनिया के प्राचीन क्षेत्र को कैसे जानते हो? उसने पूछा। मैंने इसे पहले भी देखा था, अब मुझे याद है, दक्ष ने समझाया। तुमने इसे पहले भी देखा है? तुम जानवरों की दुनिया में गए हो? कैसे? जहां तक मुझे पता है, वे किसी भी इंसान को अपनी दुनिया में कदम रखने की इजाजत नहीं देते। केवल जानवर ही वहां जा सकते हैं। तुम वहां कैसे गए और जिंदा कैसे निकल आए? रक्त ड्रैगन सम्राट ने चौंकते हुए पूछा। मैं व्यक्तिगत रूप से वहां नहीं गया था, लेकिन मैंने इसे अपनी यादों में देखा था जब मैंने अपने पहले जानवरों में से एक को पालतू बनाया था। मैंने उसकी यादें देखी और वह एक समान दुनिया से था। मैंने उसकी यादों में उसका नाम सुना था, दक्ष ने कहा। मैं सोच रहा था कि ये दुनिया कहाँ है, तो ये जानवरों की दुनिया है। इससे चीजें दिलचस्प हो जाती हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जानवरों का साम्राज्य, तुमने वहां से एक जानवर को पाला है। यह अजीब है, वे जानवर कभी अपनी दुनिया नहीं छोड़ते। उनके लिए यह निषिद्ध है। तुमने इस जानवर को कैसे पाया? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। क्या आप शैतान शिकारी जानवरों को जानते हैं? दक्ष ने पूछा। हाँ, वे जानवरों की दुनिया की 7 शाही प्रजातियों में से एक हैं। भले ही वे मेरे सामने कमजोर थे, लेकिन तुलनात्मक रूप से वे बहुत अच्छे थे। वे वहां सभी जानवरों पर राज करते थे। फिर क्या वह जानवर जिसे आपने पाला है? हाँ, ये सही है, दक्ष ने स्वीकार किया और उसने अपनी अंगूठी से ओरियन को पुकारा। ओरान जब वास्तविक दुनिया में पहुंचा तो उसने स्वयं को कड़ी जांच के घेरे में पाया। रक्त ड्रैगन सम्राट ने उसे ध्यान से देखना शुरू किया। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। सांप सम्राट अलग तरह से व्यवहार कर रहा था। दिलचस्प है, वह एक साधारण शैतान शिकारी जानवर है। उसके कानों के पीछे का निशान, तुम्हारा जानवर एक शाही जानवर है। वह शैतान शिकारी जानवरों के शाही परिवार से होना चाहिए। तुम एक शाही जानवर को वश में करने में कामयाब रहे। बुरा नहीं है, रक्त ड्रैगन सम्राट ने प्रशंसा में सिर हिलाया। क्या वो छुट्टियों पर गया था और तुम्हारे जाल में फंस गया? उसने पूछा। नहीं,
जब वे छोटे थे तो उन्हें और उनके भाई को जानवरों की दुनिया से निकाल दिया गया था और बाहर फेंक दिया गया था। इसलिए जब मैं उनसे मिला तो वे बहुत मजबूत नहीं थे, दक्ष ने समझाया। मैं ये देख सकता हूँ, वह अभी भी काफी कमजोर है। एक शाही जानवर की ताकत इतनी नहीं होनी चाहिए। ब्लड ड्रैगन सम्राट ने सिर हिलाया। लेकिन यह अजीब है, उनके लिए कुलीन वंश से किसी को निर्वासित करना, खास तौर पर युवाओं को। हाँ, लेकिन यही तो हुआ। वैसे भी क्या तुम मेरे लिए वह संरचना बना सकते हो? तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि प्राचीन नाम कैसे लिखा जाता है। मेरे लिए वह संरचना बनाओ। चलो शुरू करते हैं, दक्ष ने रक्त ड्रैगन सम्राट से कहा। हम ऐसा नहीं कर सकते। हम सुबह ही संरचना बना सकते हैं। शाम हो चुकी है, अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। हम कल ही कोशिश कर सकते हैं, ब्लड ड्रैगन सम्राट ने समझाया। क्या होगा अगर हम इस बीच मेरा शरीर ले लें? अल्पविराम, नहीं, हम तुम्हारा शरीर नहीं ले जा रहे हैं। यह अंतिम निर्णय है। अगर हमें सुबह तक इंतजार करना पड़ा तो हम ऐसा करेंगे, लेकिन लौटने के बाद ही हम तुम्हारे शरीर के पास जाएंगे। दक्ष ने मना कर दिया क्योंकि वह उसकी चाल में नहीं फंसा। क्या मैंने बताया कि तुम कितने जिद्दी हो? रक्त ड्रैगन सम्राट ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। केवल 100 बार, दक्ष ने अपनी आंखें घुमाई। ठीक है, ये वास्तव में सच है। तुम बहुत जिद्दी हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे किसी इंसान से मदद की गुहार लगानी पड़ेगी। ये सब उस कमीने की वजह से है जिसने मुझे उस मूर्ति में फंसा दिया। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। रक्त ड्रैगन सम्राट ने आह भरी। लेकिन बिल्कुल, समस्या ये थी कि आपने मेरे दोस्त को निशाना बनाया। यदि आपने किसी अन्य व्यक्ति को चुना होता तो आज हमें ये समस्या नहीं होती। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आपने गलत व्यक्ति को निशाना बनाया, दक्ष ने जवाब दिया। मेरा मतलब है, इस शहर में अरबों लोग हैं। आप सचमुच किसी और को चुन सकते थे और आप इस स्थिति में नहीं आते, उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए कहा। जो कुछ हुआ उसके लिए आप किसी और को नहीं बल्कि खुद को दोषी ठहरा सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने मुझे वश में करने की बात की थी। जैसे ही मैं महल से बाहर आया, मैंने तुम्हें इस बारे में बात करते हुए सुना, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आया। मुझे कैसे पता चलता कि तुम अर्ध रक्त वाले हो? रक्त ड्रैगन सम्राट ने जवाब दिया। कम से कम मुझे इस बात से तसल्ली तो मिल सकती है कि तुम असल में इंसान नहीं बल्कि आधे खून के हो। मैं वाकई उन परेशान करने वाले इंसानों के बीच नहीं फंसा हूँ, उसने आगे कहा। तो तुम्हारा पक्ष क्या है? क्या तुम आधे शैतान हो या आधे भगवान? मुझे नहीं लगता कि मैं किसी का आधा भी हूँ, दक्ष ने जवाब दिया। मैं 100% इंसान हूँ। नहीं, यदि तुम मनुष्य होते तो मुझे तुम्हारी शक्ति के साथ तुम्हें वश में करने में इतनी कठिनाई नहीं होती। ये संभव नहीं है। तुम निश्चित रूप से कुछ और हो, रक्त ड्रैगन सम्राट ने उत्तर दिया। मुझे सच बताओ, मेरे दोनों पक्षों के साथ काफी अच्छे संबंध थे, इसलिए तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस मुझे बताओ कि तुम कौन हो, उसने पूछा। तुम्हें कुछ पता है? तुम बहुत ज्यादा बातें करते हो, दक्ष ने आलस से कहा। खैर, मेरे पीछे आओ। अगर तुम तकलीफ नहीं चाहते तो मेरे पास ही रहो। अब तुम कहाँ जा रहे हो? रक्त ड्रैगन सम्राट ने पूछा। रहने के लिए जगह ढूंढने के लिए। हम यहाँ नहीं रह सकते हैं ना? पास में ही एक झोपड़ी है। मुझे लगता है कि यह खाली होनी चाहिए जब तक कि वह आदमी अभी भी वहां न रह रहा हो, दक्ष ने उड़ते हुए समझाया। रक्त ड्रैगन सम्राट सर्प सम्राट के शरीर में ही दक्ष के पीछे उड़ गया। वे दोनों जल्द ही एक साधारण सी झोपड़ी के पास पहुंच गए। दरवाजा खोलकर दक्ष अंदर घुस गया। यहाँ कोई नहीं है। ऐसा लगता है कि वह सचमुच चला गया है ना? दक्ष ने टिप्पणी की। उसने एक कुर्सी उठाई और बैठ गया। ये कौन सी जगह है? तुम यहीं रहते हो? रक्त ड्रैगन सम्राट ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा एक परिचित यहाँ रहता है। मैं उससे हाल ही में मिला हूँ। वह वास्तव में एक बहुत ही मजबूत व्यक्ति है। मैं सोच रहा था कि अगर वह यहाँ होगा तो मैं उससे मिल पाऊंगा, दक्ष ने समझाया।
चूंकि वह यहाँ नहीं है तो चलो रात यहीं बिताते हैं। चूंकि आज रात हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं कुछ ऐसा करने का प्रयास कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता था। यह क्या है? रक्त ड्रैगन सम्राट ने पूछा। किसी से पूछताछ कर रहा हूँ, दक्ष ने जवाब दिया। क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? रक्त ड्रैगन सम्राट भौहें सिकोड़ते हुए। बिल्कुल नहीं, मैं किसी और के बारे में बात कर रहा हूँ जो शायद विश्व भ्रमण करने वाले पत्थर के बारे में जानता हो। कौन जानता है, हो सकता है कि चीजें उम्मीद से ज्यादा आसान हो जाएं, दक्ष ने जवाब दिया। चूंकि आप इतने लंबे समय तक जीवित रहे हैं, इसलिए आपको इस दुनिया के बारे में अधिक जानकारी होनी चाहिए। आप समझ सकते हैं कि वह आदमी क्या कह रहा है, उन्होंने आगे कहा। जब रक्त ड्रैगन सम्राट को आश्चर्य हुआ कि दक्ष किसके बारे में बात कर रहा है, तो दक्ष ने अपने भंडारण रिंग से एक मूर्ति निकाली। आह, यह मूर्ति मुझे याद है, यह मेरी थी। तुम्हें ये कैसे मिली? ब्लड ड्रैगन सम्राट ने आश्चर्य से पूछा। उसने मूर्ति को पहचान लिया। तुम्हें भी हुआ था? दक्ष ने पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है कि यह मेरे पास भी था? ये वही है जो मेरे पास था। क्या तुमने इसे मेरे महल से लिया था? रक्त ड्रैगन सम्राट ने पूछा। मैंने इसे आपके महल से नहीं लिया, मैंने इसे उस महल से लिया जहां आपका शरीर दफन है। मुझे लगता है कि उत्तरी सम्राट ने इसे अपने परिवार को उपहार में दिया था। यही कारण है कि यह वहां था। यह उत्तरी सम्राट कौन है? क्या वह अमर दुनिया का वर्तमान शासक है? रक्त ड्रैगन सम्राट ने उलझन में पूछा। बिल्कुल नहीं, वह अमर दुनिया के केवल एक हिस्से पर शासन करता है। अब 4 सम्राट हैं जो अमर दुनिया के बराबर हिस्से पर शासन करते हैं, दक्ष ने समझाया। उन्होंने कहा, उत्तरी सम्राट उत्तरी भाग पर शासन करता है, पश्चिमी सम्राट पश्चिमी भाग पर शासन करता है और दक्षिणी सम्राट दक्षिणी भाग पर शासन करता है। और इसी तरह पूर्वी सम्राट पूर्वी भाग पर शासन करता है। तो अब 4 सम्राट हैं। अजीब बात है, रक्त ड्रैगन सम्राट ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वास्तव में पिछली पीढ़ी तक उनके पास केवल एक सम्राट था, लेकिन अंतिम सम्राट ने सोचा कि अगर 4 सम्राट होते तो लोगों के लिए बेहतर होता। प्रत्येक सम्राट के पास कवर करने के लिए कम क्षेत्र था और इस प्रकार वे अपने नागरिकों की अधिक देखभाल कर सकते थे। लेकिन यह उसके लिए उल्टा पड़ गया, दक्ष ने उठते हुए समझाया। वह अलमारी के पास गया और एक शराब की बोतल बाहर ले आया। क्या उल्टा असर होगा? रक्त ड्रैगन सम्राट ने पूछा। 4 सम्राटों ने अंततः अंतिम सम्राट को धोखा दिया। उन्होंने न केवल उसके परिवार को मार डाला, बल्कि उसे भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। अंतिम सम्राट की मृत्यु हो गई, दक्ष ने कहा। ये वास्तव में आश्चर्य की बात नहीं है। विश्वासघात करना और पीठ में छुरा घोंपना मनुष्यों के खून में है। उन्होंने एक बार मेरी पीठ में छुरा घोंपा था और अब वे अपनी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। यह नहीं बदलता है, रक्त ड्रैगन सम्राट ने सहजता से कहा। क्या तुम्हें सच में नहीं लगता कि कोई अंतर है? उन्हें तुम्हारे खिलाफ साजिश करनी पड़ी क्योंकि तुम बुरे थे। तुमने हर किसी के साथ गुलाम जैसा व्यवहार किया। बेशक वे इससे तंग आ गए थे। संत सम्राट के साथ यह अलग था। वह सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन फिर भी उसे धोखा मिला। जहां तक मैं देख सकता हूँ, वह इसके बिल्कुल भी लायक नहीं था, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। और मैं इसका हकदार था? ब्लड ड्रैगन सम्राट ने परेशान होकर पूछा। खैर, मैंने जो कहानियां सुनी हैं, उनसे लगता है कि तुमने ऐसा किया था, दक्ष ने आंखें घुमाते हुए कहा। कहानियां गलत हैं। मैंने कभी भी उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार नहीं किया। मैंने उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा वे पाने के हकदार थे, रक्त ड्रैगन सम्राट ने घोषणा की। और वे किस तरह से व्यवहार के लायक थे? दक्ष ने रक्त ड्रैगन सम्राट को देखते हुए पूछा। खैर, मैं उनका भगवान था, उन्हें मेरी सेवा करने में खुशी मिलती थी और मैंने उन्हें वह खुशी का अनुभव कराया और उन्हें मेरी सेवा करने की अनुमति दी, रक्त ड्रैगन सम्राट ने उत्तर दिया। खैर, मुझे संदेह है कि उन्हें आपकी सेवा करने में खुशी मिली होगी। अगर उन्हें खुशी मिलती तो वे आपके पीछे नहीं पड़ते। आप अपने अहंकार में इतने लंबे समय तक रहे कि आप उनकी दुर्दशा नहीं देख सके।
तुमने उन्हें अपनी आज्ञाएं मानने के लिए मजबूर किया और जिन्होंने गलतियां की उन्हें मार डाला, है ना? तुम्हें क्या लगता है कि वे तुम्हें धोखा क्यों नहीं देते? एक बार अपने आप को वहां रखकर देखो और फिर कहो, उस स्थिति में तुम क्या करते? दक्ष को आश्चर्य हुआ कि यह आदमी यह नहीं समझ पाया कि उसके साथ विश्वासघात क्यों किया गया। उसे नहीं पता था कि वह कितना गलत था। मैं उनकी स्थिति में क्या करूंगा? मैं कल्पना भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं कभी उनकी स्थिति में नहीं होता। मैं उनकी तरह कमजोर नहीं हूँ। वे कमजोर थे, मैंने उन्हें दुनिया से बचाया। मुझे धन्यवाद देना चाहिए। रक्त ड्रैगन सम्राट ने उत्तर दिया। मेरी वजह से उन्हें एक मजबूत नेता मिला। मेरी वजह से किसी ने हम ब्लड ड्रैगन्स पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। धन्यवाद तो दूर की बात है, मेरी पीठ में छुरा घोंपा गया था। बस मुझे मेरा शरीर वापस मिल जाए। मैं उन सभी को नष्ट कर दूंगा जिन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया। उसने घोषणा की। क्या ऐसा है? जो लोग पहले ही मर चुके हैं उन्हें आप कैसे नष्ट करेंगे? दक्ष ने पूछा। आपका क्या मतलब है? जिन मनुष्यों ने तुम्हें फंसाया था वे पहले ही मर चुके हैं। जहां तक रक्त ड्रैगन की बात है, वे भी मर चुके हैं। केवल कुछ ही रक्त ड्रैगन मौजूद हैं और वे हैं जो तुम्हारे सील होने के बहुत बाद पैदा हुए थे, दक्ष ने उत्तर दिया। तो फिर तुम अपना बदला किससे लोगे? उसने पूछा। मुझे परवाह नहीं है, मैं सबको नष्ट कर दूंगा। मैं सभी मनुष्यों और रक्त ड्रैगन को नष्ट कर दूंगा। तो क्या हुआ अगर मेरे समय के लोग जीवित नहीं हैं? युवा लोग अपने पूर्वजों के पापों का भुगतान करेंगे, रक्त ड्रैगन सम्राट ने दृढ़ता से कहा। और फिर तुम कहती हो कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ विश्वासघात क्यों किया गया? दक्ष ने आंखें घुमाते हुए कहा। खैर, मेरा काम हो गया। मुझे नहीं लगता कि तुम बदलोगी, दक्ष ने शराब की बोतल से एक घूंट लेते हुए कहा। उसने अपना ध्यान उस मूर्ति की ओर लगाया जो उसके ठीक बगल में खड़ी थी। अल्पविराम, तुमने कहा था कि तुम्हारे निर्माता के पास विश्व भ्रमण करने वाला पत्थर था। दक्ष ने मूर्ति से पूछा। मूर्ति ने कुछ नहीं कहा। वह मूर्ति कहाँ रखी गई थी? दक्ष ने पूछा। ये प्राचीन ट्रेसी शहर में उनके घर में रखा हुआ था, मूर्ति ने उत्तर दिया। ट्रेसी सिटी? रक्त ड्रैगन सम्राट ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। क्या तुमने इसके बारे में सुना है? दक्ष ने रक्त ड्रैगन सम्राट से पूछा। अगर यह सच है तो हम उस जगह की खोज करने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे बताओ कि वह कहाँ है। ये बेकार है, आप इसे वहां नहीं पा सकते, रक्त ड्रैगन सम्राट ने उत्तर दिया। तुम्हें ये कैसे पता? दक्ष ने पूछा। रक्त ड्रैगन सम्राट आलसी होकर मेज पर बैठ गया। क्योंकि मेरे पास यही था। वह पत्थर पहले ही मिल चुका था। क्या ये सही है? मेरे एक सेवक को उस स्थान से गुजरते समय विश्व भ्रमण करने वाला पत्थर मिला था। वे उसे वापस ले आए और मुझे दे दिया, रक्त ड्रैगन सम्राट ने समझाया। तो फिर यह डार्क स्पिरिट द्वीप पर कैसे पहुंचा? दक्ष ने पूछा। मैंने इसे वहां फेंक दिया। यह इतना आसान है, रक्त ड्रैगन सम्राट ने उत्तर दिया। तुम ऐसा क्यों करोगे? वह तो बहुत कीमती चीज थी। अल्पविराम, मैं ऐसा क्यों नहीं करूंगा? वह चीज मुझे प्रताड़ित कर रही थी। जितना ज्यादा मैं उसे देखता उतना ज्यादा मुझे लगता कि मैं उसे इस्तेमाल करके एक बार फिर ड्रैगन दायरे में वापस जाऊं। मुझे पता था कि अगर मेरे पास वह चीज होती तो मैं एक ना एक दिन ये बेवकूफाना फैसला जरूर लेता, ब्लड ड्रैगन सम्राट ने समझाया। इसलिए मैंने उस पत्थर को अपने से बहुत दूर भेजने का फैसला किया। अगले दिन मैंने अपने एक ड्रैगन को पत्थर को बीस्ट वर्ल्ड के अंदर डार्क स्पिरिट आइलैंड पर फेंकने के लिए भेजा, उन्होंने आगे कहा। खास तौर पर डार्क स्पिरिट आइलैंड पर क्यों? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। और भी जगहें थीं, या फिर तुम अपने ड्रैगन को आदेश दे सकते थे कि वह पत्थर को कहीं छिपा दे और तुम्हें कभी न बताए। क्या तुम्हें वाकई मेरे लिए यह इतना मुश्किल बनाना था? मैं तुम्हारे लिए इसे मुश्किल क्यों बनाऊंगा? मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम कौन हो, रक्त ड्रैगन सम्राट ने जवाब दिया। मैं नहीं चाहता था कि कोई इंसान इसे खोजे। अगर मेरे ड्रैगन ने इसे ऐसी जगहों पर छिपाया होता जहां इंसान पहुंच सकते थे, तो वे इसे एक न एक दिन खोज ही लेते।
इसलिए मैंने इसे बीस्ट वर्ल्ड के डार्क स्पिरिट आइलैंड में रखा था। मनुष्य बीस्ट वर्ल्ड में नहीं जा सकते और जानवर डार्क स्पिरिट आइलैंड में नहीं जा सकते। इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए सबसे सुरक्षित जगह थी कि कोई इसे कभी न पा सके। उन्होंने आगे कहा, ठीक है, अब तुम खुद ही मुझे इसे खोजने में मदद करोगे। चलो देखते हैं कि वह जगह कितनी मुश्किल है। दक्ष ने शराब का एक और घूंट पीते हुए कहा। उसने मूर्ति को वापस अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। मैं सोने जा रहा हूँ। अब तुम्हारे भी सोने का समय हो गया है। मैं तुम्हें एक खूबसूरत जगह पर भेजूंगा। ज्यादा इधर उधर मत घूमना। जब सुबह होगी तो मैं तुम्हें बाहर बुला लूंगा। उसने रक्त ड्रैगन सम्राट से कहा। क्या तुम्हें डर है कि अगर मैं यहाँ रहा तो मैं तुम्हें नींद में ही मार दूंगा? मत भूलना, मैं तुम्हारे पालतू जानवर के अंदर हूँ। अगर तुम मर गए तो मैं भी मर जाऊंगा। तुम्हें इतना पागल होने की जरूरत नहीं है। मुझे इस बारे में पता है, लेकिन कौन जानता है कि जब मैं नहीं देख रहा हूं तो तुम क्या कर सकते हो। भले ही तुम सांप सम्राट के शरीर के अंदर हो, फिर भी तुम रक्त ड्रैगन सम्राट हो। तुम्हारे पास लाखों वर्षों का प्राचीन ज्ञान है, दक्ष ने उत्तर दिया। रक्त ड्रैगन सम्राट इतना ज्ञानी था कि उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। उसे संरचनाओं का भी ज्ञान था। दक्ष नहीं चाहता था कि वह कोई अजीब संरचना बनाए या भागने के लिए कोई चाल चले, जब दक्ष उसे नियंत्रित करने के लिए यहाँ नहीं था। उन्होंने कहा, मैं अपने सोते हुए शरीर को इसके पास नहीं छोड़ सकता। मेरी आंतरिक दुनिया में रात का आनंद ले। मुझे यकीन है कि आपको वहाँ बहुत मजा आएगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपको सोने के लिए अच्छा मौसम मिले। इससे पहले कि रक्त ड्रैगन सम्राट कुछ कह पाता, दक्ष ने उसे अपनी आंतरिक दुनिया में भेज दिया। हालांकि उसने उसके लिए सर्वनाश की दुनिया नहीं चुनी। उसने उसे अपनी साधारण आंतरिक दुनिया में भेजा, लेकिन उसने एक ऐसी जगह चुनी जो उसके परिवार से बहुत दूर थी। रक्त ड्रैगन सम्राट वास्तविक दुनिया से गायब हो गया और एक हरे मैदान में आंतरिक दुनिया में प्रकट हुआ। जहां तक रक्त ड्रैगन सम्राट देख सकता था, वहां कोई सभ्यता नहीं थी, लेकिन पास में एक तालाब था। सुखदायक हवाएं चल रही थीं, जिससे उसके सोने के लिए यह एकदम उपयुक्त वातावरण बन गया था। यह उसकी आंतरिक दुनिया है। इस जगह के बारे में कुछ अजीब लगता है। मुझे नहीं पता कि इस जगह के बारे में क्या है, लेकिन ये साधारण नहीं है। यहाँ कुछ अजीब उपस्थिति है जिसे मैं महसूस कर सकता हूँ, और यह उसकी उपस्थिति नहीं है, उसने बुदबुदाया। दक्ष ने रक्त ड्रैगन सम्राट को आबादी वाले स्थानों से दूर उसकी आंतरिक दुनिया में वापस भेज दिया। रक्त ड्रैगन सम्राट से निपटने के बाद उसने छोटे बिस्तर पर जाने से पहले शराब की पूरी बोतल खत्म कर दी। वह बिस्तर पर लेट गया और जिया को आवाज लगाई कि वह उसके शरीर पर नजर रखे और खतरा होने पर उसे जगा दे। उसने झोपड़ी के नजदीक पहले से ही एक चेतावनी क्षेत्र बना रखा था, जो किसी के पास आने पर शोर मचाने वाला था। जिया को ये बताने के बाद कि उसे कैसे जगाया जाए, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी चेतना को अपनी आंतरिक दुनिया में भेज दिया। वह अपनी आंतरिक दुनिया में लॉन कबीले में प्रकट हुआ, जहां उसने दूसरों को प्रशिक्षित करने में रात बिताई। सुबह होने पर ही वह उन्हें छोड़कर वास्तविक दुनिया में वापस आया। जब से उसे समय की तलवार का धोखा मिला, जिसने उसकी साधना में मदद की, उसने मूल रूप से खुद से साधना करना बंद कर दिया था। एक दिन में वह शायद ही कभी अपना समय साधना में बिताता था। वह दिन में अधिकतम 1 घंटा साधना में बिताता है। इसके बजाय वह अपना अधिकांश समय संत राजा से प्राप्त कौशल को समझने में बिताता है। वे कौशल संत राजा के पास सबसे शक्तिशाली कौशल थे। इसने उन्हें अमर दुनिया के शिखर पर पहुंचा दिया, इसलिए वे निश्चित रूप से बहुत उच्च ग्रेड के थे। इतना ही नहीं, संत राजा के पास और भी कई कौशल थे जिनका इस्तेमाल वह खुद नहीं करता था। ये वे कौशल थे जो दक्ष को भी अपने लिए उपयुक्त नहीं लगे, ज्यादातर वे कौशल जो सिर्फ महिलाएं ही इस्तेमाल कर सकती थीं। उसने उन कौशलों को महिलाओं को दिया ताकि वे उसमें महारत हासिल कर सकें। उसने पहले ही एक ऐसा कौशल साझा कर दिया था जिसका वह जीशान के साथ उपयोग नहीं करने वाला था। कुछ कौशल तो उसने अपने पिता और माँ को भी दिए थे। वह आयशा को एक कौशल देना नहीं भूले, जो लॉन कबीले में ही रह रहे थे।
अल्पविराम। आयशा अपने पिता की हत्या करने वाले लोगों से बदला लेने के लिए मजबूत बनने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। दुर्भाग्य से उसे बाद में ही पता चला कि दक्ष ने उन लोगों को पहले ही मार दिया था। इससे उसे निराशा हुई कि वह व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं कर सकी। उसे लगा कि दक्ष ने उससे यह अवसर छीन लिया, जिससे वह परेशान और क्रोधित भी हुई, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। हालांकि अब उसके पास मजबूत होने का कोई कारण नहीं था, लेकिन वह दूसरों से पीछे नहीं रहना चाहती थी, जिसके कारण उसने लगातार कड़ी मेहनत की। दक्ष ने आंतरिक दुनिया से बाहर आने के बाद रक्त ड्रैगन सम्राट को बुलाया। क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? उसने रक्त ड्रैगन सम्राट से पूछा, जो उसे घूर रहा था। NOWELLBEIN.CO। एक व्यक्ति जितना अच्छा समय बिता सकता है उतना अच्छा है, ब्लड ड्रैगन सम्राट ने व्यंग्यात्मक ढंग से उत्तर दिया। खैर, मुझे एक बात का जवाब दो। पूछो, दक्ष ने जवाब दिया। आपकी आंतरिक दुनिया, आपने इसे कैसे बनाया? यह इतना अलग क्यों है? और मैंने वहां किसकी उपस्थिति महसूस की? ये साधारण नहीं थी और यह आपकी भी नहीं थी, रक्त ड्रैगन सम्राट ने समझाया। मैंने इसे उसी तरह बनाया है जैसे अन्य मनुष्य अपनी आंतरिक दुनिया बनाते हैं। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। और आप किस उपस्थिति की बात कर रहे हैं? स्पष्ट रूप से बोले, दक्ष ने पूछा। वह इस बात से उलझन में था कि यह आदमी किस बारे में बात कर रहा है। मुझे नहीं पता कि वह किसकी उपस्थिति थी, लेकिन ये कुछ हद तक परिचित लग रहा था। हालांकि ये तुम्हारा नहीं था, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। क्या तुम अपनी आंतरिक दुनिया में किसी ऐसे व्यक्ति को रख रहे हो जिसे तुम्हें नहीं रखना चाहिए? रक्त ड्रैगन सम्राट ने पूछा। मुझे ऐसा नहीं लगता। ये सच है कि मैं बाहरी दुनिया से कुछ लोगों को वहां रखता हूँ, लेकिन बस इतना ही। वे सभी साधारण इंसान हैं, इसलिए यह आपकी गलतफहमी होगी, दक्ष ने समझाया। क्या तुम्हें यकीन है कि वे सभी मनुष्य हैं? अगर वे हैं, तो वे नहीं हो सकते। इसके बजाय यह कोई और होना चाहिए जिसकी उपस्थिति मुझे महसूस हुई। अगर मैं उसे महसूस कर सकता था तो वह उपस्थिति बहुत प्रभावशाली थी, रक्त ड्रैगन सम्राट ने गंभीरता से कहा। जैसा कि मैंने कहा, यह आपकी गलतफहमी होगी। मैं अपनी आंतरिक दुनिया को नियंत्रित करता हूँ। मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। खैर, चलो समय बर्बाद नहीं करते हैं। हमें समय रहते उस संरचना को तैयार करने की जरूरत है, दक्ष ने जगह छोड़ते हुए रक्त ड्रैगन सम्राट को याद दिलाया। अल्पविराम। रक्त ड्रैगन सम्राट ने अपना सिर हिलाया, ये देखकर कि दक्ष उसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। जो भी हो, ये तुम्हारी आंतरिक दुनिया है। मुझे परवाह नहीं है कि इसके साथ क्या होता है। जैसे ही मुझे मेरा शरीर मिल जाएगा, मैं आजाद हो जाऊंगा। मुझे किसी भी चीज की परवाह नहीं करनी पड़ेगी, रक्त ड्रैगन सम्राट ने अपना सिर हिलाते हुए सोचा। उसने इस बारे में सोचना बंद कर दिया। वैसे भी दक्ष के साथ उसका संबंध सिर्फ आपसी फायदे का मामला था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि भविष्य में उसके साथ क्या हो सकता है। दक्ष और रक्त ड्रैगन सम्राट छोटी सी झोपड़ी से बाहर निकले और उगते हुए उज्जवल सूरज के नीचे खड़े हो गए। तो मुझे पहले क्या करना चाहिए? दक्ष ने रक्त ड्रैगन सम्राट से पूछा। या आप खुद ही संरचना बनाने जा रहे हैं? तुम बस इससे दूर रहो। तुम सिर्फ मेरे लिए सब कुछ बिगाड़ दोगे। मैं खुद ही इसे संभाल लूंगा, ब्लड ड्रैगन सम्राट ने जवाब दिया। बस वो सामान ले आओ जिसकी मुझे जरूरत है। आपको किन सामग्रियों की आवश्यकता है? दक्ष ने पूछा। एक फॉर्मेशन ब्रश। अगर मेरे पास मेरा पुराना शरीर होता तो मुझे ऐसी चीज की जरूरत नहीं होती, लेकिन अब यह अलग है। मैं इस कमजोर शरीर के साथ ठीक से नक्काशी नहीं कर सकता। मुझे मनुष्यों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों के लिए अतिरिक्त सहारे की जरूरत होगी। मुझे ऐसा ही एक ब्रश लाकर दो, ब्लड ड्रैगन सम्राट ने समझाया। खैर, तुम सच में भाग्यशाली हो। मुझे भी कुछ ऐसा ही मिला, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने अपने भंडार से एक ब्रश निकाला। ये वही ब्रश था जो उसने घोस्ट टाउन से लिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह ऐसी परिस्थिति में काम आने वाला है। रक्त ड्रैगन सम्राट ने अपने मुंह से ब्रश पकड़ा और चित्र बनाना शुरू कर दिया।
उन्होंने जमीन पर संरचना का चित्र बनाना शुरू किया, जिसे पूरा करने में उन्हें पूरे 2 घंटे लगे। अब जमीन पर 10 मीटर चौड़ी एक संरचना मौजूद थी, जिसे आसमान से आसानी से देखा जा सकता था। अब हमें बस इसे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने देना है। 1 घंटे के भीतर ये हमें लेने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए यह आवश्यक था कि हम इसे सुबह में करें, रक्त ड्रैगन सम्राट ने गठन से बाहर निकलते हुए दक्ष को समझाया। मुझे लगता है कि आपने जानवरों की दुनिया का प्राचीन नाम नहीं जोड़ा है, दक्ष ने कहा, अनैतिक दुनिया का नाम देखने में असमर्थ। ये तब किया जाना चाहिए जब संरचना पूरी तरह से तैयार हो जाए। इसलिए 1 घंटे प्रतीक्षा करें, इसे अंतरिक्ष के साथ समन्वय करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त होने दें, रक्त ड्रैगन सम्राट ने समझाया। अल्पविराम। समय बीतता गया और जल्द ही 1 घंटा बीत गया। ये संरचना धीरे धीरे चमकने लगी। यह अब तैयार है, मेरे साथ केंद्र में आओ, रक्त ड्रैगन सम्राट ने दक्ष से कहा और वह स्वयं संरचना के केंद्र की ओर उड़ गया। उसने ब्रश से उस संरचना पर कुछ अजीब अक्षर बनाए जो चमकने लगे। ये जानवरों की दुनिया का प्राचीन नाम है, दक्ष ने पूछा। हाँ, रक्त ड्रैगन सम्राट ने उत्तर दिया, क्योंकि संरचना अधिक से अधिक चमकने लगी। कुछ ही सेकंड में दक्ष को अजीब सा महसूस होने लगा। उनके आसपास की जगह मुड़ने और घूमने लगी। पहली बार इस तरह से अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हो? रक्त ड्रैगन सम्राट ने दक्ष से पूछा, जिसने सिर हिलाया। नहीं, वास्तव में नहीं। मैंने पहले भी संरचनाओं की मदद से अंतरिक्ष की यात्रा की है, लेकिन यह ऐसा नहीं था। ये बस एक पुरानी विधि है। चिंता मत करो, तुम्हारा शरीर इस यात्रा में जीवित रहने के लिए पर्याप्त मजबूत है। मैं अपने बारे में अधिक चिंतित हूँ, सोच रहा हूँ कि यह कमजोर शरीर जीवित रह पाएगा या नहीं, रक्त ड्रैगन सम्राट ने आंखें बंद करते हुए कहा। चिंता मत करो, तुम्हें इससे गुजरने की जरूरत नहीं है। तुमने पहले ही वह कर लिया है जो मैं चाहता था। थोड़ा आराम करो, दक्ष ने जवाब दिया, जिससे रक्त ड्रैगन सम्राट वापस अपनी आंतरिक दुनिया में चला गया। गायब होने से पहले उसने अपनी आंखें भी बंद कर ली। संरचना सामान्य हो गई और चमकना बंद हो गया। संरचना के केंद्र में जो नाम खुदा हुआ था वह भी गायब हो गया। कुछ महत्वपूर्ण संरचना रेखाएं भी गायब हो गईं, जिससे ये संरचना बेकार हो गई। अल्पविराम, 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 अल्पविराम। जैसे ही चकाचौंध करने वाली रोशनी बंद हुई, दक्ष ने धीरे से अपनी आंखें खोली और खुद को खाली हरे विमानों में खड़ा पाया। आसमान हल्का लाल लग रहा था, बादलों का रंग गहरा नीला था। ये निश्चित रूप से जानवरों की दुनिया है। उनकी विशेषताएं एक जैसी हैं। ये संरचना काम करती है, अद्भुत है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वह रक्त ड्रैगन सम्राट को अपनी आंतरिक दुनिया से बाहर ले आया। देखा, मेरे पालतू जानवर होने के फायदे। तुम्हें अपने कमजोर शरीर में अंतरिक्ष से होकर नहीं गुजरना पड़ा। वैसे भी हम जानवरों की दुनिया में हैं। बधाई हो, दक्ष ने रक्त ड्रैगन सम्राट से कहा। क्या बधाई? हम यहाँ मेरा शरीर लेने नहीं आए हैं। ये तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं। मुझे तो बस बेवजह यहाँ घसीटा गया है, ब्लड ड्रैगन सम्राट ने जवाब दिया। क्या ये तुम्हारे लिए भी नहीं है? जब मुझे वह पत्थर मिल जाएगा तो मैं तुम्हें तुम्हारा शरीर पाने में मदद कर सकता हूँ, और फिर तुम निश्चित रूप से शीर्ष पर पहुंच सकते हो और फिर से गौरवशाली बन सकते हो। तो ये तुम्हारे लिए भी है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब बताओ, हमें कहाँ जाना चाहिए? वह डार्क स्पिरिट आइलैंड कहाँ है? उसने आगे पूछा, लेकिन उसे एक ही विचार था कि कहाँ जाना है। उसे आसपास कोई बस्ती भी नहीं मिली। अगर वह उन्हें ढूंढ भी लेता तो भी उसे पता था कि यह किसी काम का नहीं है। यहाँ कोई इंसान नहीं मिल सकता था। वहाँ सिर्फ जानवर थे, जिनकी भाषा वह उन्हें वश में किए बिना नहीं समझ सकता था। तभी उसने अपने मार्गदर्शक की ओर देखा, जो रक्त ड्रैगन सम्राट था। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ रोजाना टहलने आता हूँ। मैं इस जगह के बारे में बस थोड़ा बहुत जानता हूँ, बस। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो आपको बता सके कि हम अभी कहाँ हैं। आपको इसे खुद ही ढूंढना होगा, रक्त ड्रैगन सम्राट ने आलस से जवाब दिया। उन्होंने कहा, बेहतर होगा कि आप स्वयं ही खोज लें।
अल्पविराम। लगता है हम यहाँ अपना बहुत सारा समय बर्बाद करने जा रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि अगर जानवरों को यहाँ कोई इंसान मिल जाए तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? दक्ष ने पूछा और वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हवा में उड़ने लगा जो उन्हें बता सके कि वे कहाँ हैं और डार्क स्पिरिट आइलैंड से कितनी दूर हैं। बेशक वे चौंक जाएंगे। वे अन्य नश्वर दुनिया से आए साधारण जानवरों की तरह हैं। उनमें से अधिकांश बहुत चतुर हैं जो विभिन्न खजानों और संरचनाओं का उपयोग कर सकते हैं। ये जानवरों की एक आकर्षक सभ्यता है जो यहाँ मौजूद है, ब्लड ड्रैगन सम्राट ने समझाया। इससे पहले कि तुम समझो कि यहाँ क्या हो रहा है, तुम्हारे आगमन की सूचना पहले ही शाही जानवरों के हाथों में पहुँच चुकी होगी, जो भूखे कुत्तों की तरह तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। समझे? उसने आगे कहा। उन्होंने आगे कहा, जैसे ही उनमें से कोई आपको देखेगा ये सब हो जाएगा और बाकी आप समझ सकते हैं। तुम मुझे चिंता में डालने में बहुत माहिर हो, लेकिन तो क्या, जानवर नश्वर दुनिया से हैं। मैं अमर दुनिया से हूँ। मैं उनसे बहुत ताकतवर हूँ। मैं उनमें से सबसे ताकतवर को भी आसानी से हरा सकता हूँ। हमारे बीच साधना का अंतर बहुत बड़ा है, दक्ष ने जवाब दिया। अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक नश्वर दुनिया में पैदा हुए थे। तुम्हें सबसे बुनियादी ज्ञान भी नहीं है, रक्त ड्रैगन सम्राट ने आह भरी। तुम्हारा क्या मतलब है? दक्ष ने बिना समझे पूछा। जब से तुम यहाँ आए हो, तुम्हारी साधना नश्वर जगत की सीमा तक ही सीमित कर दी गई है। इसका मतलब है कि अब तुम केवल एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर हो, रक्त ड्रैगन सम्राट ने समझाया। आप निश्चित रूप से अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो आसानी से इस प्रतिबंध को तोड़ सकते हैं, लेकिन तब आपकी ताकत उस ताकत से अधिक होगी जो एक नश्वर दुनिया संभाल सकती है। जब उस सीमा का उल्लंघन होगा तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। इसलिए तुम अंतरिक्ष द्वारा इस दुनिया से बाहर फेंक दिए जाओगे, कुछ भी करने में असमर्थ हो जाओगे। इसीलिए जानवरों की दुनिया में कोई भी बहुत अधिक ताकत का उपयोग नहीं करता है। यदि आप इस दुनिया के संत दायरे के जानवरों का सामना करते हैं तो आप उन्हें केवल संत दायरे की ताकत से ही हरा सकते हैं, जब तक कि आप इस दुनिया से बाहर नहीं निकलना चाहते। और तुम्हें पता होना चाहिए, एक जानवर हमेशा एक ही साधना क्षेत्र में मनुष्य से अधिक शक्तिशाली होता है। इसलिए तुम्हारे पास अपनी साधना प्रतिबंधित होने के कारण उन पर हावी होने की कोई उम्मीद नहीं है, रक्त ड्रैगन सम्राट ने समझाया। इसलिए तुम्हें यहाँ सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर ऐसा है तो मैं यहाँ कुछ कैसे कर पाऊंगा? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। कुछ मत करो, बस मुझे आगे बढ़ने दो। तुम छिपे रहो और बाहर मत आना। मैं स्थान ढूंढ लूंगा। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? रक्त ड्रैगन सम्राट ने पूछा। क्या हम किसी जानवर का अपहरण कर लें? मेरा मतलब है, अगर हम उसे किसी भी चीज से पहले निष्क्रिय कर देंगे तो वह किसी को भी सूचित नहीं कर पाएगा। फिर हम उससे पूछताछ कर सकते हैं, दक्ष ने सुझाव दिया। अगर इस समय मेरे पास मेरा असली शरीर होता तो मुझे इतना चालाक बनने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ इसलिए कि तुम उस पत्थर को पाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे, तुम मुझे यहाँ खींच लाए। अब जब मैं यहाँ हूँ तो चुप रहो और मुझे सब कुछ संभालने दो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें प्रकट नहीं होना है या कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? ब्लड ड्रैगन सम्राट ने दक्ष को नीचा दिखाते हुए पूछा। ठीक है, अपने तरीके से करो, कोई मुझे नहीं देख पाएगा, दक्ष ने बहस नहीं की। अगर यह आदमी इस तरह से करना चाहता था तो ये ठीक था। अच्छा, बस बीच में मत पड़ो, रक्त ड्रैगन सम्राट ने बात खत्म करते हुए कहा। वे दोनों अपनी चुनी हुई दिशा में उड़ते रहते हैं, इस उम्मीद में कि रास्ते में कोई मिल जाए। इस समय उन दोनों को ये भी नहीं पता था कि वे सही दिशा में जा रहे हैं या गलत। वे केवल इतना जानते थे कि वे अच्छे परिणाम की आशा कर रहे थे और भाग्य से कुछ सहयोग की उम्मीद कर रहे थे। भूभाग के बदलने के साथ ही जमीन पर हरियाली बंजर हो गई। वे सिर्फ कुछ घंटों की यात्रा करके आए थे, लेकिन अचानक इतना बड़ा भूभाग परिवर्तन देखकर आश्चर्य हुआ। आखिरकार रक्त ड्रैगन सम्राट ने ऐसे कहा जैसे वह बहुत राहत महसूस कर रहा हो। मैं एक समूह को हमारी ओर उड़ते हुए देख रहा हूँ।
अब समय आ गया है कि तुम गायब हो जाओ, उन्हें अपने आप को देखने मत दो। उसने दक्ष से कहा, चिंता मत करो, अब केवल तुम ही मुझे देख सकते हो, वे मुझे नहीं देख पाएंगे। दक्ष ने रक्त ड्रैगन सम्राट से कहा। छाया परिवर्तन को सक्रिय करते हुए उसने उड़ना जारी रखा। चील जैसे जीवों का एक समूह उनकी ओर उड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक दूसरे से होड़ कर रहे हों। जल्द ही जमीन ने भी रक्त ड्रैगन सम्राट को देखा। वे रक्त ड्रैगन सम्राट के पास पहुंचे और उसे घूरते हुए उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे। रक्त ड्रैगन सम्राट ने कुछ अजीब भाषा में बोलना शुरू कर दिया जिसे दक्ष समझ नहीं सका, लेकिन उसने विश्वास किया कि यह आदमी उनसे रास्ता पूछ रहा था। मानव आकार के चील ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे संदिग्ध रूप से रक्त ड्रैगन सम्राट के चारों ओर चक्कर लगाते रहे, अजीब सी आवाजें निकालते रहे। रक्त ड्रैगन सम्राट ने समझाना जारी रखा, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। ठीक है, मैं हार मानता हूँ। मानव, उन सभी को मार डालो। वे जवाब नहीं देना चाहते। इसके बजाय वे मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं और उनके घरों पर आक्रमण करने के लिए मुझे मारना चाहते हैं। जल्दी करो, रक्त ड्रैगन सम्राट ने अंततः कहा। मानव, उसने फिर पूछा क्योंकि उसे कोई जवाब नहीं मिला। वह दक्ष के जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। NOVLBJNN, चलो मुझे जवाब दो, रक्त ड्रैगन सम्राट ने फिर दोहराया। फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। ब्लड ड्रैगन सम्राट ने इधर उधर देखा, लेकिन दक्ष को यहाँ नहीं पाया। क्या तुम यहाँ भी हो? मुझे मत बताना कि तुम भाग गए हो। जब उन्होंने ये प्रश्न पूछा तो अंततः उन्हें उत्तर मिल गया। क्या तुमने मुझे हस्तक्षेप न करने के लिए नहीं कहा था? मैं तो बस अपनी बात पर कायम हूँ, दक्ष ने उससे कहा, हालांकि वह अभी भी खुलकर सामने नहीं आया था। भूल जाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इसलिए कि मेरा शरीर कमजोर है, उन्हें लगता है कि वे कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें सबक सिखाओ, रक्त ड्रैगन सम्राट ने दहाड़ते हुए कहा। क्या होगा अगर वे रॉयल से संपर्क करें? दक्ष ने पूछा। वे ऐसा नहीं करेंगे, वे इसके लिए बहुत घमंडी हैं। इसके अलावा उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका उपयोग करके वे उनसे संपर्क कर सकें। बस उन सभी को मार दो, केवल एक को जीवित छोड़ दो ताकि हम उससे पूछताछ कर सकें। ब्लड ड्रैगन सम्राट अधीर दिख रहा था क्योंकि वह अपने जीवन के लिए चिंतित था। चील को धीरे धीरे उसके करीब आते देख रहा था। ये कमीने, यदि मेरे पास मेरा शरीर होता तो वे रक्त ड्रैगन सम्राट के साथ खिलवाड़ करने के परिणाम देख पाते। उसने मन ही मन कोसा जब उसने देखा कि अन्य कमजोर लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, और यह सब इसलिए क्योंकि वह एक कमजोर शरीर में फंसा हुआ था। क्या मैं सही सुन रहा हूँ? तुम मुझसे मदद करने का अनुरोध कर रहे हो? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हें मजा आ रहा है ना? ब्लड ड्रैगन सम्राट ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। क्या तुम हस्तक्षेप करोगे या नहीं? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और समय की तलवार निकालते हुए उसने अपना स्वर्ग का कफन हटा दिया। सभी चीलें ये देखकर चौंक गईं कि अचानक एक मानव उनके सामने हवा में से प्रकट हो गया। पागलों की तरह चीखते हुए वे सभी अपनी चोंचें चौड़ी करके दक्ष पर हमला करने लगे। दुर्भाग्य से वे धीमे थे। इससे पहले कि वे दक्ष पर हमला कर पाते, उन्होंने उसे गायब होते देखा। सभी चीलें फैल गईं और दक्ष की खोज करने लगी क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वह बच निकला है। हालांकि समूह के अधिकांश लोगों ने अपना हमला रोक दिया था, फिर भी उनमें से कुछ ने अपना हमला जारी रखा, बस अपना लक्ष्य दक्ष से, जो गायब हो गया था, रक्त ड्रैगन सम्राट पर बदल दिया, जो अभी भी यहाँ था। रक्त ड्रैगन सम्राट पर 2 डार्क ईगल्स द्वारा हमला किया जाने वाला था जब दक्ष अपनी तलवार घुमाते हुए उनके ऊपर प्रकट हुआ। काली तलवार ने एक के बाद एक दोनों चीलों के सिर काट डाले। मरते समय चीलों की चीखने की आवाज सुनकर बाकी चीलें भी सतर्क हो गईं। दूसरे चीलों ने उनकी तरफ देखा तो पाया कि उनमें से 2 बिना सिर के नीचे गिरे हुए थे। दक्ष अभी भी वहां नहीं था। जैसे ही उसने हमला किया वह गायब हो गया। वह बार बार अलग अलग स्थानों पर प्रकट होता, हमला करता और फिर गायब हो जाता, जिससे उसकी आकृति टिमटिमाती रहती।
छिपकर किए गए हमले तब तक जारी रहे जब तक कि केवल एक ही चील बची रही। चील को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अपने असफल हमलों को जारी रखने की कोशिश करने के बजाय वह उड़कर दूर जाने लगा। तुम कहाँ जा रही हो छोटी चिड़िया? दक्ष ने आखिरी चील के ऊपर आकर पूछा। उसने आखिरी बार अपनी तलवार घुमाई, लेकिन इस बार उसका निशाना चील की गर्दन नहीं थी, बल्कि उसके पंख थे। उसकी तलवार ने बाज की दाहिनी सांस को काट दिया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। बाज नीचे गिरने लगा और आगे उड़ना जारी नहीं रख सका। चील ने अपनी दूसरी हवा को हिलाना जारी रखा ताकि उसकी टक्कर कम हो सके। वह जमीन पर गिर गई। दक्ष भी उसके पीछे उतरा। रक्त ड्रैगन सम्राट भी उनके पास आया। बाज खड़ा हो गया और पुनः आक्रमण करने के लिए अपनी चोंच खोली। देखो बड़े आदमी, तुम भी जानते हो कि तुम्हारा हमला काम नहीं करेगा, फिर तुम कोशिश क्यों करते रहते हो? हम हमलावर नहीं हैं। हम तुम पर हमला नहीं करना चाहते थे। हम सिर्फ रास्ता पूछना चाहते थे क्योंकि हम यहाँ नए हैं, लेकिन तुम ही थे जो सबसे पहले दुश्मनी करने लगे। इतना कुछ होने के बाद भी मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। मुझ पर हमला करने की गलती मत करना और तुम जिंदा वापस जा सकोगे। चील ने अपना मुंह बंद करके दक्ष को घूरा। उसने हमला नहीं किया। यह अच्छी बात है। हम बस दिशा जानना चाहते थे। हम इस समय कहाँ हैं? और हम डार्क स्पिरिट आइलैंड तक कैसे पहुँचेंगे? दक्ष ने पूछा। चील ने कुछ बोलना शुरू किया जो दक्ष को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। उसने ब्लड ड्रैगन सम्राट की ओर देखा, ये सोचकर कि शायद यह आदमी कुछ समझ सकता है। आह, तो हम यही हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि हम तुम लोगों को यहाँ देख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि हम डार्क स्पिरिट द्वीप से थोड़ा बहुत दूर हैं। ब्लड ड्रैगन सम्राट ने आह भरते हुए कहा। हम कहाँ हैं? दक्ष ने रक्त ड्रैगन सम्राट से पूछा। हम ग्लेज साम्राज्य में हैं, डार्क ईगल जनजाति के पास, ब्लड ड्रैगन सम्राट ने समझाया। ग्लेज एम्पायर? दक्ष ने उलझन में पूछा। हाँ, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें जानवरों की दुनिया पर शासन करने वाले 7 शाही परिवारों के बारे में बताया था। उन 7 परिवारों में से प्रत्येक एक साम्राज्य पर शासन करता है जहां हजारों जानवरों की प्रजातियां रहती हैं, रक्त ड्रैगन सम्राट ने समझाया। इसी तरह ग्लेज टाइगर्स उन 7 शाही परिवारों में से एक हैं। वे ग्लेज साम्राज्य पर शासन करते हैं, ब्लड ड्रैगन सम्राट ने समझाया। इसी तरह एक डेविल हंटर साम्राज्य है जिस पर डेविल हंटर बीस्ट का शासन है। जहां तक मुझे याद है कम से कम यही मामला था। मुझसे लाखों सालों से पूछा जा रहा है। उस समय में कई चीजें बदल सकती थीं, जैसे आपके शाही जानवर का निष्कासन, उन्होंने आगे कहा। डेविल हंटर साम्राज्य कितनी दूर है? दक्ष ने पूछा। तुम शैतान शिकारी साम्राज्य की परवाह क्यों करते हो? उस जगह के बारे में भूल जाओ। हम यहाँ दुनिया की यात्रा करने वाले पत्थर के लिए हैं और कुछ नहीं। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? मुझे उसके बाद अपना शरीर वापस चाहिए, कोई बहाना नहीं। रक्त ड्रैगन सम्राट ने तीखी आवाज में कहा, ऐसा महसूस करते हुए कि दक्ष शैतान शिकारी साम्राज्य में जाकर उन्हें विलंबित करना चाहता था। मुझे पता है, मैं बस उत्सुक था। ठीक है, मुझे मत बताओ कि वह कहाँ है। मुझे बताओ, डार्क स्पिरिट आइलैंड कहाँ है? वह जगह कितनी दूर है? दक्ष ने विषय बदलते हुए पूछा। डार्क स्पिरिट द्वीप यहाँ से बहुत दूर नहीं है, लेकिन ये पास भी नहीं है। हालांकि हम एक अजीब जगह पर उतरे हैं। डार्क स्पिरिट द्वीप तक पहुँचने के लिए हमें स्नो एम्पायर से होकर गुजरना होगा, ब्लड ड्रैगन सम्राट ने गंभीर स्वर में कहा। उस जगह के बारे में बात करते समय तुम इतने गंभीर क्यों लग रहे हो? दक्ष ने पूछा, आश्चर्य से कि क्या गड़बड़ है। ब्लड ड्रैगन सम्राट ने ऐसा क्यों कहा जैसे कि स्नो एम्पायर से गुजरना ही उनकी पहली पसंद थी? क्योंकि वह स्थान सबसे अधिक परेशानी वाला है। वे जानवरों की दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक है, रक्त ड्रैगन सम्राट ने समझाया। तो क्या ऐसा नहीं है कि हम उन्हें लूटने जा रहे हैं? हम चुपके से उस जगह से उड़कर निकल सकते हैं। मेरा मतलब है, ऐसा नहीं है कि उस जगह के हर हिस्से पर कड़ी सुरक्षा होगी। और अगर ऐसा है भी, तो क्या हम उनका ख्याल रख सकते हैं?
इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं है, दक्ष ने आलस से कहा। चलो चलते हैं। अल्पविराम, आप समझ नहीं रहे हैं। मैं इसलिए चिंतित नहीं हूँ क्योंकि वे शक्तिशाली हैं। मैं इसलिए चिंतित हूँ क्योंकि जो भी हो, मुझे लगता है कि जो भी होगा हम देखेंगे। चलो अच्छे की उम्मीद करते हैं, रक्त ड्रैगन सम्राट ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। यह उसी दिशा में है, उन्होंने आगे कहा और दक्षिण की ओर उड़ना शुरू कर दिया। मेरा इंतजार करो, दक्ष ने रक्त ड्रैगन सम्राट के पीछे उड़ते हुए कहा। चील पीछे छूट गई। उसे राहत की सांस लेने में कोई मदद नहीं मिली कि वह सुरक्षित है। दुर्भाग्यवश ये बहुत जल्दी बदल गया। दक्ष बीच में ही रुक गया। ये सही है, मैं तुम्हारे बारे में पूरी तरह से भूल गया था। तुम वापस जाओगे और दूसरों को हमारे बारे में बताओगे। तुम ये भी जानते हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब तुम्हारा ख्याल रखना बेहतर होगा, उसने कहा। एक क्यू चाकू से गोली चलाई जो चील के सिर के बीच में लगी। चील भी जमीन पर गिर गई। दक्ष रक्त ड्रैगन सम्राट के पीछे उड़ने लगा। 1 घंटे तक लगातार उड़ान भरने के बाद दक्ष ने आखिरकार पूछा, तो क्या तुम मुझे वह बताओगी जो तुम कहने वाली थी? स्नो एम्पायर में ऐसा क्या खास है? ये बस एक खतरनाक जगह है, एक शक्तिशाली रक्त ड्रैगन के लिए, लेकिन आपके लिए। अगर आपको स्नो जायंट्स ने देख लिया तो यह एक बुरा सपना होगा। मेरे लिए भी यही स्थिति है। किसी भी मामले में हमें स्नो एम्पायर से गुजरते समय उनसे बचना चाहिए, रक्त ड्रैगन सम्राट ने समझाया, ये याद करते हुए कि वह इस जगह के बारे में क्या जानता था। स्नो जायंट्स क्या हैं? दक्ष ने उलझन में पूछा। क्या वे विशेष हैं? हाँ, वे स्नो जायंट जनजाति से हैं जो स्नो एम्पायर में रहते हैं, लेकिन वे एक ऐसी जनजाति हैं जिनसे हर कोई डरता है, और यह सब उनके जन्मजात कौशल के कारण है, रक्त ड्रैगन सम्राट ने उत्तर दिया। अल्पविराम, वह कौशल क्या है? दक्ष ने पूछा। वे किसी भी व्यक्ति को बर्फ की मूर्ति में बदल सकते हैं। यही कारण है कि कोई भी हिम साम्राज्य पर आक्रमण करने या हमला करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन उनमें एक दोष भी है, रक्त ड्रैगन सम्राट ने उत्तर दिया। हिम साम्राज्य पर कब्जा करने वाले अन्य जानवरों के विपरीत ये हिम दानव हिम साम्राज्य से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए वे अन्य साम्राज्यों को भी खतरा नहीं पहुंचा सकते। उन्होंने कहा, हालांकि यही समय है, हम उनकी भूमि में प्रवेश करेंगे, इसलिए ये लोग हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय होंगे। जब तक हम उनका सामना नहीं करते तब तक हम ठीक रहेंगे। तो हम उनसे कैसे बचेंगे? क्या कोई खास जगह है जहां वे रहते हैं? स्नो एम्पायर एक बड़ी जगह होनी चाहिए, उनसे बचना मुश्किल नहीं होना चाहिए, दक्ष ने कहा। यही बात है, वे एक जगह पर नहीं रहते। वे एक कबीले की तरह नहीं हैं जो एक साथ रहते हैं। हर धीमा विशालकाय अपने दम पर रहता है और यात्रा करता है। वे स्थान भी बदलते रहते हैं। संक्षेप में, ये जानना मुश्किल है कि वे कहाँ हैं, ब्लड ड्रैगन सम्राट ने समझाया। बस सावधान रहें और अपनी नजर बनाए रखें। उनके सफेद रंग और उनके चारों ओर जमी बर्फ के कारण उन्हें दूर से पहचान पाना मुश्किल हो सकता है। हम बस इतना कर सकते हैं कि उड़ान भरते समय सतर्क रहें। अगर हम उन्हें बहुत देर होने से पहले देख लें तो हम उनसे बच सकते हैं, उन्होंने आगे कहा। यही एकमात्र तरीका है। मैं अपनी आंखें खुली रखूंगा। जैसे ही हम स्नो एम्पायर में पहुंचेंगे, मैं अपनी दिव्य इंद्री को भी साथ रखूंगा। इससे हमें थोड़ी मदद मिलेगी। लेकिन अगर हम उसे देखने में असफल हो गए तो क्या होगा? दक्ष ने पूछा। मेरा मतलब है, उसका कौशल कैसे काम करता है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसकी मौजूदगी मात्र से हम पत्थर बन जाएं, है ना? ये कैसे काम करता है? मुझे देखने दो कि अगर मैं उसका सामना करूं तो मैं अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकता हूं। ये कैसे होता है? मैंने जो सुना है उसके अनुसार, जैसे ही इसकी नजर आप पर पड़ेगी, आप बर्फ की मूर्ति में बदलने लगेंगे, और यदि आप पूरी तरह से मूर्ति में बदलने से पहले इसे नष्ट नहीं करते हैं तो आप हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे, रक्त ड्रैगन सम्राट ने उत्तर दिया। ब्लड ड्रैगन्स के रूप में हमारा शरीर लंबा है। इसे मूर्ति में बदलने में बहुत समय लगता है और हम खुद को बचाने के लिए उस चीज को आसानी से नष्ट कर सकते हैं।
लेकिन आपका शरीर छोटा है। कुछ ही सेकंड में आप पूरी तरह से बर्फ में बदल जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि मनुष्य इसके सामने बहुत नुकसान में है। उसने आह भरते हुए कहा, मैं भी नहीं चाहता कि तुम मरो, चूंकि मुझे यकीन है कि तुमने ऐसा किया है कि तुम्हारे पालतू जानवर तुम्हारे मरने के साथ ही मर जाएंगे। इसलिए तुम्हें जिंदा रहना होगा, कम से कम तब तक जब तक मैं अपना शरीर वापस नहीं पा लेता। यार, तुम सच में अपने बारे में चिंतित हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी चिंतित होता, लेकिन तुम सही हो। अगर मैं मर गया तो तुम भी मर जाओगे, इसलिए हम दोनों इसमें एक साथ हैं। किसी भी मामले में ऐसा नहीं है कि मैं मरने वाला हूँ। मैं यहाँ इसीलिए नहीं आया हूँ, दक्ष ने हंसते हुए कहा। और अगर ये देखे जाने की बात है तो मैं उसे मुझे देखने नहीं दूंगी। अल्पविराम, मुझे पता है कि तुम गायब हो सकते हो और मैं ये भी जानता हूँ कि यह किसी कौशल के कारण है, लेकिन क्या तुम उस कौशल को कई दिनों तक बनाए रख सकते हो? मुझे संदेह है कि तुम ऐसा कर पाओगे। हम वास्तव में नहीं जानते कि हम उन्हें कब, कहां और पाएंगे या नहीं, इसलिए उनके सामने अदृश्य रहना असंभव है, रक्त ड्रैगन सम्राट ने कहा। काश मेरा पुराना शरीर होता तो ये बहुत बेहतर होता। मैं बता नहीं सकता कि मैं तुमसे कितना परेशान हूं, उन्होंने आगे कहा। यार, क्या तुम यही बात बार बार दोहराते रहोगे? मुझे नहीं लगता कि यह मेरी गलती है कि तुमने अपना शरीर खो दिया। ये तुम ही थे जो मूर्ख बने और अपना शरीर खो दिया, मैं नहीं। इसलिए बस धैर्य रखो। तुम पहले ही 10 लाख साल तक इंतजार कर चुके हो, उसकी तुलना में कुछ हफ्तों की देरी क्या मायने रखती है? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। हालांकि मेरे पास एक बेहतर विचार है। आप एक बड़े शरीर के लाभों के बारे में बात कर रहे थे, है ना? क्या आप स्नैक मोनाक की विशेषता नहीं जानते? आप जितना चाहें उतना बड़ा हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। उसने एक विचार सोचते हुए कहा। तुम क्या कहना चाह रहे हो? रक्त ड्रैगन सम्राट ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। इसके बारे में सोचो। अगर तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हारे ऊपर बैठ सकता हूँ। जमीन पर कोई भी मुझे नहीं देख पाएगा। अगर बर्फीला विशालकाय तुम्हें देख भी ले तो तुम्हारा शरीर विशाल होगा, इसलिए तुम लंबे समय तक सुरक्षित रह सकोगी, दक्ष ने समझाया। उन्होंने कहा, इस बीच मैं अदृश्य हो जाऊंगा और इससे पहले कि तुम पूरी तरह पत्थर बन जाओ, इसे नष्ट कर दूंगा। ये जीत वाली स्थिति है ना? बिल्कुल नहीं। मैं अपनी जान इस तरह जोखिम में नहीं डालने वाला। मैं तुम्हारी बलि का बकरा नहीं बनूंगा। रक्त ड्रैगन सम्राट ने आंखें घुमाते हुए तुरंत प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तुम बलि का बकरा नहीं बनोगे। तुम नहीं मरोगे, चिंता मत करो। जैसे तुम्हें मेरी जिंदा जरूरत है, वैसे ही मुझे भी तुम्हारी जिंदा जरूरत है, क्योंकि मुझे वह पत्थर चाहिए और सिर्फ तुम ही मुझे उस तक पहुंचा सकते हो। ये बिल्कुल भी जोखिम भरा नहीं है। अगर तुमने मुझे जो कुछ भी बताया है वह सच होता तो तुम्हें कुछ नहीं होता। NOWELLBEIN.CO। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा, रक्त ड्रैगन सम्राट ने दृढ़ता से कहा। क्या यह विकल्प जोखिम भरा नहीं है क्योंकि तुम इतने छोटे हो? जैसे ही हम जानवर का सामना करेंगे, हम दोनों जम जाएंगे। तब क्या होगा? दक्ष ने पूछा। अल्पविराम, हम दोनों मर जाएंगे, और भले ही आपने खुद को जमने से बचा लिया हो, मेरी मौत आपकी मौत होगी, है ना? आप किसी भी मामले में मर जाएंगे, दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए रक्त ड्रैगन सम्राट को याद दिलाया। तो बेहतर होगा कि तुम बहस करना बंद करो और मेरी बात सुनो। वैसे भी हम बर्फीली जमीन से होकर गुजरेंगे। सवाल यह है कि क्या तुम मेरी मौत का जोखिम उठाना चाहते हो और बदले में अपनी मौत का जोखिम उठाना चाहते हो, या तुम बड़ा होकर सुरक्षित जगह पर जाना चाहते हो? उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। नहीं, या तो हम दोनों मरेंगे या हम दोनों जीवित रहेंगे। मैं किसी भी हालत में अपनी जान तुम्हारे हाथों में नहीं सौंपूंगा। क्या होगा अगर तुम इसे मारने में देर कर दोगे और हम मर जाएंगे? नहीं। ब्लड ड्रैगन सम्राट जिद्दी बना रहा, दक्ष की बात नहीं सुनी। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो ऐसा ही हो।
मुझे भी कोई परवाह नहीं है, दक्ष ने बात बीच में ही छोड़ते हुए कहा। वह जबरदस्ती नहीं करने वाला था। उसने अपनी गति बढ़ा दी और तेजी से उड़ने लगा। रक्त ड्रैगन सम्राट उसके पीछे रह गया। घास के मैदानों को पार कर हिम साम्राज्य में प्रवेश करने से पहले वे दोनों लगातार 2 दिनों तक उड़ते रहे। हरे विमानों के विपरीत उनकी आंखों के सामने सब कुछ सफेद था। जमीन सफेद बर्फ से ढकी हुई थी। इस चरम मौसम में भी कुछ पेड़ ऊंचे खड़े थे, लेकिन वे पेड़ भी पूरी तरह से जमे हुए थे। बर्फबारी शुरू होते ही दक्ष ने बुदबुदाते हुए कहा, बहुत ठंड है। आपने क्या उम्मीद की थी? ये जानवरों की दुनिया में सबसे ठंडी जगह है, रक्त ड्रैगन सम्राट ने समझाया। दक्ष ने अपनी दिव्य इंद्रिय का विस्तार किया और सतर्क रहने के लिए अपनी आंखें जमीन पर टिकाए रखी। लेकिन वह हिम दानव कैसा दिखता है? वह लंबा ही होगा, ये तो तय है। और क्या, अगर मैं उसे देख लूं तो उसे कैसे पहचान पाऊंगा? दक्ष ने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा। बस बर्फ से बने एक विशालकाय मानव प्राणी पर नजर रखो। बर्फ साम्राज्य में कोई अन्य विशालकाय जानवर नहीं है, रक्त ड्रैगन सम्राट ने समझाया। अल्पविराम, वह विशालकाय कितना लंबा है? दक्ष ने पूछा। मुझे कैसे पता? मैंने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना है कि वे कम से कम 30 फीट लंबे होते हैं। हो सकता है कि वे इससे ज्यादा लंबे हों या शायद छोटे हों। मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, ब्लड ड्रैगन सम्राट ने उत्तर दिया। 30 फुट लंबा। मुझे संदेह है कि मैं इसे चूक जाऊंगा, लेकिन आपको भी सतर्क रहना चाहिए। चूंकि आप मेरी मदद करने के लिए बड़े नहीं हो रहे हैं, तो किसी और तरीके से मेरी मदद करें। मुझे पता है, अगर मुझे कुछ मिला तो मैं तुम्हें बता दूंगा, रक्त ड्रैगन सम्राट ने कहा। ओह, ठीक है, एक बार और, तुम इतने लंबे समय से मेरे पीछे क्यों उड़ रहे हो? दक्ष ने पूछा, ये देखते हुए कि रक्त ड्रैगन सम्राट स्नो एम्पायर में प्रवेश करने के बाद से पीछे रह गया था। उसके साथ उड़ने के बजाय वह अब उसके पीछे उड़ रहा था। क्या इसलिए कि तुम डरे हुए हो? तुम नहीं चाहते कि सबसे पहले तुम्हें फ्रीज किया जाए? मुझे मत बताओ कि तुम मुझे ढाल के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हो। वह ये सोचकर हंसने से खुद को रोक नहीं सका। क्या रक्त ड्रैगन सम्राट सचमुच कायर था? बकवास, मुझे बस ठंडी हवाएं पसंद नहीं है। जब मैं तुम्हारे पीछे होता हूँ तो तुम्हारा शरीर उनमें से कुछ को रोक देता है, जिससे मैं सुरक्षित रहता हूँ। बस इतना ही। ये सोचना कि मैं किसी दूसरे जानवर से डरता हूँ बकवास है। ब्लड ड्रैगन सम्राट ने आंखें घुमाते हुए दृढ़ता से कहा। अगर तुम ऐसा कहते हो, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन चिंता मत करो, तुम भी तुरंत जम जाओगे, क्योंकि तुम बहुत छोटे हो। तुम बहुत बदकिस्मत हो। अगर तुम बड़े होते तो तुम सुरक्षित रहते। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बच्चा हूँ? ये तरकीब मुझ पर काम नहीं करेगी, ब्लड ड्रैगन सम्राट ने कहा। मैं बड़ा नहीं होने जा रहा हूँ। ताकत के बिना आकार बेकार है। तब मैं सिर्फ एक बड़ा लक्ष्य बन जाऊंगा। नहीं, धन्यवाद। अल्पविराम 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 अल्पविराम। हिम साम्राज्य के मध्य में एक नदी थी जो पूरी तरह जमी हुई थी। नदी के ऊपर एक स्थानिक द्वार खुला और एक व्यक्ति लगातार गालियां देता हुआ उसमें से बाहर निकला। वे कमीने, वे मेरा पीछा करते रहते हैं। क्या वे मुझे कभी चैन से जीने नहीं देंगे? मैं बस कुछ समय के लिए नश्वर दुनिया में आनंद लेना चाहता हूँ। वे मुझे वापस लाने पर इतने क्यों तुले हुए हैं? वह आदमी एक आम इंसान की तरह ही दिखता था, लेकिन उसकी खूबसूरत हरी आंखें और लंबे काले बाल थे। उसकी लंबाई थोड़ी कम थी क्योंकि वह 6 फीट भी लंबा नहीं था। हालांकि उसकी बड़ी मांसपेशियां उसे और भी छोटा दिखाती थी। उसकी पीठ पर काले कछुए का एक अजीब टैटू था जो उसके द्वारा पहने गए लंबे काले लबादे से छिपा हुआ था। अल्पविराम। काले बालों वाला वह आदमी अभी अभी एक स्थानिक द्वार से बाहर निकला था जो शीघ्र ही उसके पीछे गायब हो गया। मुझे उम्मीद है कि वे मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन इस समय ऐसा होना असंभव है। मुझे आश्चर्य है कि वे मुझे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लेते हैं। मुझे लगा कि उनके पास ऐसा कोई कलाकृति नहीं है जिससे वे ऐसा कर सकें। लेकिन मैं जिस भी ग्रह पर जाऊं, वे 1 सप्ताह से भी कम समय में उस ग्रह पर आ जाते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे वापस लौट जाना चाहिए।
मैं मौज मस्ती करने आया था, लेकिन जब वे मेरी पीठ पर सवार होंगे तो मैं वह भी नहीं कर सकता। वापस जाने से ये सब शांत हो जाएगा। नहीं, अगर मैं वापस गया तो यह मेरी हार होगी। बुरा आदमी सोचेगा कि उसकी योजना काम कर गई। मैं उसे संतुष्टि नहीं दूंगा। जब वे हार मान लेंगे तभी मैं काले कछुए के कबीले में वापस जाऊंगा। जमी हुई नदी के ऊपर चलते हुए वह आदमी अपने आप से बातें कर रहा था। काले बालों वाला यह व्यक्ति काले कछुआ कबीले का उत्तराधिकारी था, जो 9 सर्वोच्च पशु कबीलों में से एक था। ब्लैक टॉर्टोइस कबीला ड्रैगन कबीले और फीनिक्स कबीले के बराबर था। ये व्हाइट टाइगर कबीले के साथ शीर्ष 4 स्वर्गीय जानवर कबीलों में से एक था। यद्यपि यह 4 प्रमुख स्वर्गीय कुलों में सबसे कमजोर था, जिन पर श्वेत बाघ कुल और ड्रैगन कुल का प्रभुत्व था, फिर भी वे अन्य 5 स्वर्गीय जानवर कुलों से श्रेष्ठ थे। जबकि शीर्ष 2 स्वर्गीय जानवर कबीले 10वें स्वर्गीय जानवर राजा की खोज कर रहे थे, जिसके बारे में उनका मानना था कि वह प्रकट हो चुका है। काला कछुआ कबीला अपनी खोज में व्यस्त था, क्योंकि वे अपने उत्तराधिकारी को वापस लाने की कोशिश कर रहे थे जो भाग गया था। NOWELLBEIN.CO दुर्भाग्य से सभी संसाधनों के बावजूद वे युवा वारिस को वापस लाने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि वह ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। वापस आने के बजाय काले बालों वाला आदमी भागता रहा। इस सब में 2 नश्वर दुनियाएं भी नष्ट हो गईं। एक बार फिर ऐसी ही घटना घटी, जिसके कारण काले बालों वाले आदमी ने अपने खजाने का। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। इस्तेमाल दुनिया बदलने के लिए किया। यही कारण था कि काले कछुए के योद्धाओं को इस आदमी को पकड़ने में इतनी मुश्किल हो रही थी। कबीले से भागने से पहले उसने कुछ शक्तिशाली खजाने चुराए थे, जिनमें से एक ऐसा था जिसका उपयोग वह इतनी आसानी से अन्य दुनिया में भागने के लिए कर रहा था। पिछली दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने में उसे 1 सेकंड भी नहीं लगा। अल्पविराम। मुझे आश्चर्य है कि इस बार यह कौन सी दुनिया है। ये खजाना मुझे बेतरतीब नश्वर दुनियाओं में फेंकता रहता है। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं ज्यादातर समय कहाँ हूँ। ये केवल तभी स्पष्ट हो सकता है जब मैं घर जाना चाहता हूँ या अमर दुनिया में। जब बात नश्वर दुनिया की आती है तो यह वास्तव में एक बुरी चीज है, क्योंकि मैं वह दुनिया नहीं चुन सकता जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। उम्मीद है ये पिछली वाली जितनी बुरी नहीं होगी। अपने हाथों को पीठ के पीछे रखे काले बालों वाला वह आदमी बर्फ से ढकी जमीन पर चलता हुआ अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण कर रहा था। उसे कहीं भी कोई मानव सभ्यता नजर नहीं आई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह जल्दी में नहीं है। काफी देर बाद आखिरकार उसने जम्हाई लेते हुए अपनी बाहें फैलाईं। बहुत हो गया टहलना। अगर जल्दी ही कोई नहीं मिला तो मुझे नींद आने लगेगी। धीरे से अपना पैर जमीन पर पटकते हुए वह सीधे आगे की ओर उड़ने लगा। वह 20 मिनट तक लगातार उड़ता रहा, लेकिन उसे एक भी व्यक्ति नहीं मिला। क्या यह एक बंजर ग्रह है या कुछ और? उसने निराश होकर स्वयं से पूछा। वह और अधिक ऊंची उड़ान भरने लगा, ये सोचकर कि वह ऊपर से बहुत दूर तक देख सकता है तथा आशा करता है कि उसे अपने पीछे कोई ऊंची इमारत या कुछ और मिल जाएगा। कोई है, उसने चिल्लाकर कहा जब उसने दूर से किसी को देखा। वह अभी ज्यादा ऊपर भी नहीं गया था कि उसे दूर से एक जानवर दिखाई दिया। वह एक बार फिर नीचे उतरने लगा और ठीक उस प्राणी के सामने उतरा जिसे उसने देखा था। दिलचस्प बात है, तुम इंसान जैसे नहीं लगते। तुम किस प्रजाति के हो? उसने अपने सामने अजीब दिखने वाले प्राणी को देखते हुए